टाइटल के बारे में, जैसे आपने ये फिल्म जो बन रही है, इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये 50s और 60s की लव स्टोरी पे बेस है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? फिल्म का नाम खोया खोया चांद है। 1950-60 उस दशक के दौरान दो नौजवान लोगों की कहानी है जो आते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। एक एक्ट्रेस है 18 साल की लड़की निखत, जो पहले हम उसको देखते हैं एक लाइट के पीछे थोड़ी शर्माई सी एक लड़की स्टार्स को देख रही है, उसका एक छोटा सा रोल है इस फिल्म में, और एक बड़े हीरो की नज़र पड़ती है उस पर और उसका टैलेंट वो रिकग्नाइज करता है और उसे ग्रूम करता है, उसके साथ उसका रिश्ता हो जाता है। और फिर एक नौजवान राइटर डायरेक्टर आता है उसकी ज़िंदगी में, और फिर इन तीनों के बीच किस तरह से एक उथल पुथल होती है, एक ज़िंदगी में कशमकश होती है, किस तरह से वो अपनी एक स्ट्रगल के दौरान किस तरह से वो साथ होते हैं, और फिर किस तरह से वो अलग भी होते हैं और फिर साथ होते हैं। एक कहानी है एम्बिशन की। उसका सार कहानी का ये है कि अब ये जो मीडियम है, ये कोई भी माध्यम होता है, तो वो कहीं उसमें जो जद्दोजहद होती है उससे हमें परेशानी भी होती है और उसकी वजह से शायद हम मर भी जाएं, लेकिन हम तो यहीं हैं और नाचते हुए मरना बेहतर है। कहीं दुपक के बैठने से बेहतर है कि आप जिस मीडियम में हो, तो कहीं मीडियम के ख़िलाफ़ नहीं, एक तरह से एक एलिमेंट्री जो एक वो होता है ना कि भाई एम्बिशन की वजह से इश्क में ऐसा एम्बिशन या इश्क उस तरह का जक्सटापोजिशन नहीं है। मतलब एम्बिशन ज़रूरी है, और व्हाट इज़ लाइफ विदाउट एम्बिशन एंड व्हाट इज़ लाइफ विदाउट इश्क। सो जिससे आप इश्क तभी मुमकिन है जब आप जो करना दूसरा भी चाहें जो ज़िंदगी में, वो भी साथ साथ हो सके। तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है, किस तरह से वो दोनों काम में भी साथ होते हैं, ये फिल्म की एक कहानी है। सर, टाइटल जो था खोया खोया चांद पुरानी फिल्म का था, और अभी जो आपने टाइटल दिया है वो है कि बहुत निकले मेरे अरमान, ऐसा कुछ? नहीं, पहले फिल्म का नाम बहुत निकले मेरे अरमान रखना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन फिर क्योंकि वो वही शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, तो लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी का सीक्वल है या उसका दूसरा भाग है। ऐसा था नहीं। उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने नाम बदल के खोया खोया चांद रखा। और क्योंकि हमें हमारा जो म्यूज़िक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा और लिरिसिस्ट स्वानंद किरकिरे, दोनों ने मिलकर एक गाना बनाया जिसमें ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल अच्छा हुआ, खोया खोया चांद, तो हमने सोचा ये नाम बेहतर है। सच में वहीदा जी का रोल जो है वो सोहा निभा रही है। नहीं, वहीदा जी का रोल नहीं है। ये वहीदा जी के किरदार को उन्होंने का बखूबी आपने उनका दिया है, वहीदा जी का ही सीक्वेंस अगर देखा जाए तो। ना, बिल्कुल ही नहीं। कोई किसी, देखिए 1950, 55, 60 का जो दशक है हिंदुस्तानी सिनेमा में, उसमें बहुत सारे बहुत काबिल कमाल के लोग, पैशनेट सिनेमा से जुड़े हुए लोग थे। गोल्डन पीरियड उसको आप सिनेमा का कहते हैं, तो उन लोगों के प्रति एक ट्रिब्यूट है। किसी की ज़िंदगी में पीप शो नहीं है, तो हमको किसी गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। वहीदा जी जो हैं वो मेरे ख्याल से उनसे बेहतरीन एक्ट्रेस शायद ही हिंदुस्तानी सिनेमा में कोई हुआ हो। मतलब कोई रेसलिंग मैच नहीं है तो आप ये नहीं कहते कि सबसे बेहतर, लेकिन उनसे बेहतर बहुत कम है। तो उनको ट्रिब्यूट देना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी से हमने कोई ख़ास पर्सनल ज़िंदगी से हमने कुछ नहीं लिया। लेकिन फिल्म का अगर देखा जाए तो फिल्म खोया खोया चांद ये पुरानी ही स्टोरी को ही नए तरीके नहीं, पुरानी कोई कहानी नहीं है, कोई पुरानी कोई कहानी खोया खोया चांद है ही नहीं। नई स्क्रिप्ट है, नई स्क्रिप्ट है। कौन सी फिल्म? ऐसा कोई किसी फिल्म की रीमेक थोड़ी ना है। तो उस ज़माने में एक फिल्म बेस्ड है, तो उस ज़माने में सिनेमा में बहुत कम फिल्में बेस्ड हैं। मेरे ख्याल से कागज़ के फूल बेस्ड है, और कौन सी फिल्म है दूसरी? तो मुझे कोई सिनेमा में उस ज़माने में कोई फिल्म याद नहीं है। बाद में कुछ फिल्में बनी हैं। महमूद साहब ने एक फ़िल्म बनाई है मैं सुंदर हूँ, तो सिनेमा में बेस्ड है। बाद में विनोद चोपड़ा ने एक फ़िल्म बनाई है खामोश, थ्रिलर थी, वो सिनेमा में बेस्ड है।
तो हिंदुस्तान में सिनेमा मीडियम से थोड़ा कतराते हैं। ऐसा कोई सुपरस्टिशन भी है कि फिल्में जो सिनेमा में बेस्ड होती हैं वो चलती नहीं है। हम उस मिथ को भी थोड़ा ब्रेक करना चाहें। नहीं, किसी भी पुरानी खोया खोया चांद एक गाना है। पहले एक किसी गाने में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, खोया खोया चांद खुला आसमां, ये गाना है। लेकिन वो जो फिल्म का ये गाना है, उस फिल्म से और हमारी फिल्म की कहानी का कोई ताल्लुक दूर दूर से नहीं। लेकिन लव स्टोरी तो उन्हीं दोनों पे बेस बनाई गई है ना, गुरुदत्त एंड वहीदा जी के ऊपर बेस जो स्टोरी बनी थी उनके ज़माने में, उसी से रिलेटेड ही एक चर्चा तो यही चल रही है। गुरुदत्त और वहीदा जी के ऊपर कौन सी स्टोरी बनी? जो उनकी पुरानी फिल्में आई हैं गुरुदत्त जी साहब की और वहीदा जी के साथ काफ़ी फिल्में आई हैं, प्यासा और फलाना भी बहुत सारी आई हैं। तो उसमें उनमें से अगर देखा जाए तो नहीं, तो इस फिल्म की कहानी प्यासा की कहानी नहीं है। इस फिल्म की कहानी कागज़ के फूल की कहानी। कागज़ की फूल की कहानी क्या है कि एक शादीशुदा डायरेक्टर है और एक एक्ट्रेस है, और उन दोनों के बीच में जो रिश्ता बन नहीं पाता, और वो कहीं उस ज़माने के माहौल की वजह से वो मिल नहीं पाते। खोया चांद की कहानी तो ये नहीं। प्यासा तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। किस तरीके की कहानी है आपकी खोया खोया चांद की? कहानी मैंने बताया ना कि एक लड़की सकुचाई सी, शर्माई सी, एक 18 साल की सिनेमा में आती है। उसे उस ज़माने का एक सुपरस्टार ग्रूम करता है और वो भी स्टार बनती है उसके जरिए। उन दोनों में एक रिश्ता बनता है और फिर उसकी ज़िंदगी में एक राइटर आता है, जो डायरेक्टर होता है, जो उसको अपने आप पे भरोसा करना कुछ सिखाता है। वो थोड़ा एरोगेंट है एक तरह का, उस ज़माने के जिस तरह से उर्दू पोइट्स राइटर्स होते थे उस तरह का है, और कॉकी है, थोड़ा मॉडर्न है। और पहली बार उसको ज़िंदगी में एक ऐसा कोई इंसान दिखता है जो मतलब उसको दिखाता है कि भाई कोई किसी से ज़्यादा शुक्रगुजार होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और हर आदमी अपनी कीमत की वजह से कुछ बनता है। उसमें टैलेंट होता है तभी उसको कोई लोग मौका देते हैं, और वो अपना सेल्फ वर्थ समझती है उसके ज़रिए। फिर क्या होता है कहानी में, वो अलग किस्सा है। लेकिन कहीं पे भी देखिए, बिल्कुल ही कोई भी नाता नहीं है। उस ज़माने के जो लोग हैं, सार में मतलब एसेंस में जो उस ज़माने की कहानी है, वो तो ऐसा मुमकिन है कि उस ज़माने में ऐसा हो सकता था, लेकिन हमने किसी एक पे कोई भी बेस नहीं किया। सर, इसमें पहले सुनने में आया था पहले विद्या बालन को ये रोल में ऑफर किया गया था, तो उनको हटा के ये सोहा का उनको सेलेक्ट करना, ये किस तरीके का, क्या विद्या जी इसको क्यों नहीं ये रोल दिया गया? ये देखिए, कोई विद्या बालन एक्ट्रेस हैं, और हमने बात थोड़ी बहुत हमारी हुई थी, और उन्होंने ही मुझसे कहा कि इस तरह का जो रोल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, और एक एक्ट्रेस का एक मतलब पहले वो एक छोटी सी लड़की होती है जो अभिलाषाएं रखती है, फिर वो बड़ी सुपरस्टार हो जाती है, थोड़ा सा उसका डिक्लाइन दिखता है। ये कॉम्प्लिकेशन से मैं घबरा रही हूँ, मुझे नहीं करना है। और हम लोग पता है, ऐसा आप जब फिल्में लिखते हैं, अब विनोद चोपड़ा के ग्रुप में वो हैं, तो हमारी ज़ाहिर है मुलाकात होती है। विनोद मेरा बड़ा भाई है, तो मैं उससे मुलाकात होगी तो कुछ बातचीत होती, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं हुआ था कि कुछ साइन हुई थी या कुछ ऐसा था। फिर धीरे धीरे जिस तरह से स्क्रिप्ट में रोल बना, तो फिर मुझे लगा कि ये सोहा ही कर सकती है। एक चेहरे में भी वो बात है, एक 18 साल की लड़की भी करना मुमकिन है उसके लिए, और फिर एक सुपरस्टार करना मुमकिन है। तो आपको एक एक्ट्रेस वैसी ढूंढनी पड़ती है। फिर जिस तरह का वक्त चाहिए, फिर जब आप टेस्ट करते हैं और जब आप देखते हैं, तो जो टैलेंट आपको दिखता है हर रोल के लिए, एक मतलब एक्ट्रेस में अपने आप में भी तो एक टैलेंट होना पड़ता है ना, वो बहुत उसके कंधों पे रेस्ट करती है फिल्म। और मेहनत बहुत चाहिए इस फिल्म में। डांस का रिहर्सल चाहिए, स्वॉर्ड फाइटिंग चाहिए, हॉर्स राइडिंग चाहिए, डिक्शन क्लासेस चाहिए, एक पूरा प्रिपरेशन टाइम जो 3 महीने का चाहिए इस फिल्म के लिए। आज शूटिंग हो रही है, लेकिन 3 महीने का इसके पीछे प्रिपरेशन है सोहा का। वो वक्त देना किसी को, मतलब उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो वक्त दे सके और बाकी फिल्म ना करे। तो वो सब मिला के सोहा, आई थिंक। और आज तो मतलब जब उस फिल्म में है वो, और मैं 60-70% फिल्म ख़त्म कर चुका हूँ, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ अपनी चॉइस से। और मुझे लगता है सोहा अली ख़ान इस फिल्म के बाद आपको दिखेगा कि क्या मुमकिन है उसके साथ, वो कहाँ जा सकती है। क्योंकि मैं तो इतना
मतलब ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहता, लेकिन एक्टर्स एक्ट्रेस कैसे होते हैं और उनका टैलेंट कुछ पहचानना आता है मुझे। तो चित्रांगदा सिंह थी हज़ारों में, करीना थी, उसके चमेली के पहले कहते थे कि एक्ट्रेस नहीं है। सोहा इज़ एज गुड एज एनी ऑफ देम एंड शी इज़ ब्रिलियंट। और इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कर पाना और इतना सब कुछ, एक यंग लड़की इश्क में कहीं एक दूसरे सुपरस्टार के साथ रिश्ते में फंसी हुई, उससे निकलने की कोशिश, उसका सुपरस्टारडम, उसका बड़ा स्टार होना, ये सारा जो पूरा ग्राफ है उसको पकड़ना मतलब बहुत कम एक्ट्रेस कर पाएंगी। और मुझे तो मतलब इट्स आई एम ग्रेटफुल कि कहीं कभी कभी जो भी आप हो जाता है और वो बहुत अच्छा हुआ जो हुआ हमारे साथ। सर, आपने चित्रंगदा का नाम लिया, तो मुझे उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है कि चित्रंगदा को आपने नया मतलब मौका दिया था नई फिल्म में अपने हज़ारों ख्वाहिशें जैसी, तो क्या नई हीरोइनों के लिए भी आप उतने ही सक्सेसफुल है जैसे हज़ारों ख्वाहिशें चली और लोगों ने उसको पसंद किया उस कैरेक्टर को? और देखा जाए तो उस समय जो है शाइनी भी नए थे, तो क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता है नए लोगों को लेकर फिल्म बनाना? आपने किस तरीके से चित्रंगदा को लिया? रिस्क होता है नए लोगों को लेना, लेकिन किसी को तो वो रिस्क लेना पड़ेगा। तो कोई ना कोई तो हमेशा नया होता है। किसी एक अजीज़ मिर्ज़ा, कुंदन शाह, केतन मेहता, शबनम कपूर, गुड्डू धनवा, जिसको भी राज कंवर, इन सब ने मिलके एक नए लड़के को लिया था जिसका नाम था शाहरुख खान। तो अगर नहीं लेते तो ऐसे ही कि एक मंसूर खान था जिसने आमिर खान के साथ फिल्म बनाई, एक सूरज बरजारिया था जिसने सलमान खान के साथ फिल्म बनाई। तो नया एक कभी ना कभी तो हर आदमी नया होगा, तो किसी को तो बनाना पड़ेगा उनके साथ फिल्म। तो हम लोग कभी कभी वो रिस्क ले लेते हैं और एक नए एक्टर एक्ट्रेस में जो उत्साह होता है, जो पहली बार कर रहे होते हैं, सब कुछ तो एक आइडियलिज्म होता है, सिनिसिज्म नहीं होती, मेहनत करने का एक मादा होता है, अपने को प्रूव करने का एक कुछ एक ख्वाहिश होती है, तो वो सब मिलता है आपको। तो मतलब शाइनी की पहली फिल्म है हज़ारों ख्वाहिशें और उसको हर डेब्यू अवार्ड मिला, जी में मिला, अप्सरा में मिला, स्क्रीन में मिला, फिल्म फेयर में मिला। तो एक अलग किस्म की फिल्म के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि उसके मेन एक्टर को बेस्ट डेब्यू अवार्ड्स मिले, जैसे शाहरुख को मिले थे जिस साल वो आया। तो मतलब एक्टर में बात होनी चाहिए, अगर आप अगर डायरेक्टर में भी बात हो तो दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं। सर, जैसे अगर आपकी स्क्रिप्ट की बात की जाए तो क्या आप अपनी राइट की हुई स्क्रिप्ट से ही अपनी फिल्म बनाना पसंद करेंगे, या कि कभी कोई अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट देता है तो आप उनमें भी डायरेक्टर मेरे को कोई स्क्रिप्ट देगा और मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी और मैं उसको मतलब आप साथ उसको अपने अंदर आइडेंटिफाई कर सकूँगा और इंटरनलाइज कर सकूँगा तो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन अक्सर हुआ नहीं है अभी तक ऐसा, लेकिन अगर होगा तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा। सर, इस फिल्म का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? कहानी होती है, आती कैसे पता नहीं, और वो आपको एक वक्त से आपका फैसिनेशन है, फिर इस तरह के कैरेक्टर से फैसिनेशन है। एक तरह की फिल्म मैं बनाना चाहता था जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो एम्बिशन है, ये तो हमेशा ऐसा कहते हैं ना कि एम्बिशन बहुत गलत बात है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ है कि एम्बिशन और इश्क कोई दो अलग चीज़ें नहीं तो वो बहुत ओल्ड फैशन सा है कि ऐसा लगता है कि जो एम्बिशियस होता है वो ख़राब होता है। अक्सर ये बोला जाता है कि औरत एम्बिशियस होती है तो बहुत ही ख़राब होता है। आदमी का एम्बिशन तो फिलहाल ठीक होता है, लेकिन अगर कहीं औरत का एम्बिशन हो जाए तो हाँ ये तो बहुत ख़राब है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, बीवी नहीं है, तो फिर क्या है। तो ये आई वांटेड टू ब्रेक दैट। कहानी इस तरह की है कि दो लोग एम्बिशियस लोग हैं, वो कैसे साथ होते हैं और एम्बिशन में कैसे वो अपने एम्बिशंस को एडजस्ट करके ज़िंदगी में साथ होते हैं। सर, आजकल अगर देखा जाए तो रियल लाइफ पे काफ़ी फिल्में बन रही हैं, जैसे अगर भट्ट साहब ने बनाई थी वो लम्हे, परवीन बॉबी पे बेस बनाई, और अभी मतलब काफ़ी इस तरीके की फिल्में बन रही हैं कि रियल लाइफ को लेके बनाई जा रही है। तो क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहिए कि ऐसा करना ठीक है कि नहीं? तो मैं कोई नहीं होता हूँ, हर चीज़ रियल लाइफ पे बेस्ड होती है और नहीं भी होती है, फिर फिल्म भी होती है। तो हम सब इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं रियल लाइफ से। कई लोगों का भट्ट साहब है, वो उन्होंने पब्लिक लाइफ जी है, तो उनके इंस्पिरेशंस आपको पता है, मेरे आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मेरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो मेरे आपको
लेकिन बहुत कुछ हज़ारों में ऐसा है जो मैंने जिया है, जो देखा है, जो मेरे बैकग्राउंड से संबंधित है। तो थोड़ा बहुत ऑटोबायोग्राफिकल तो सब फिल्में होती है, ऐसा कुछ परेशानी मुझे, मतलब फिल्म अच्छी होनी चाहिए, फिर कैसे आप बनाएं मुझे उससे कोई खास, तो मतलब इट्स इररिलेवेंट आई थिंक। सर आपके हिसाब से बेस्ट एक्टर कौन होता है? मतलब एक बेस्ट एक्टर में क्या खासियत होनी चाहिए? अगर देखा जाए तो आपकी नज़र में आज इंडस्ट्री में आपकी नज़र में कौन बेस्ट एक्टर है? बहुत सारे, आमिर डेफिनेटली है, सैफ बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें एक ईज़ है, वो कहीं कहानी में के आड़े नहीं आता, उसके ज़रिए आप कहानी देख सकते हैं। कहीं नहीं ऐसा लगता नहीं सैफ अली खान ये कह रहा है कि देखिए मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है और आपको अपने थ्रू कहानी देखने मिलता है। उसमें एक आसानी से ट्रांजिशंस होते हैं उसके, बहुत टाइमिंग सुपर्ब है, सब कुछ अच्छा है। मुझे लगता है सैफ बहुत अच्छा है, आमिर बहुत अच्छा है, ऋतिक कोई मिल गया में बहुत अच्छा था, अजय देवगन में बहुत बहुत कुछ मुमकिन है अभी भी उसके अंदर, बहुत अच्छा एक्टर है। मुझे बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, कोंकणा वंडरफुल, रानी अमेजिंग, मनीषा कोइराला में बहुत टैलेंट था, काजोल बहुत ह्यूजली टैलेंटेड, मैं कौन होता हूँ सब जानते हैं। बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, आज आयशा ताकिया ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सोहा। अभी हाल ही में आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी है जिसको आप देख के कह सकते हैं कि हाँ ये इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म है? मुन्ना भाई बाय फार। और सबसे बकवास फिल्म? बहुत सारी, इतनी है कि कह नहीं सकते, लेकिन मुन्ना भाई बाय फार। मुन्ना भाई, रंग दे बसंती, डोर, अच्छी फिल्में कुछ बनी है, घोसला का घोसला। इस साल 5-6-7 फिल्में जो हैं, अपहरण थी पहले, उसके बहुत सारी फिल्में जो हैं वो विशाल की, ओमकारा, अच्छी फिल्में भी बनी हैं। तो आज अब अच्छी फिल्मों का मेरे ख्याल से दौर शुरू हो गया है। बहुत सारे यंग अच्छे डायरेक्टर्स हैं, आशुतोष की फिल्म आएगी जो अकबर जोधा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्म होगी। बहुत सारे लड़के, संजय लीला बंसालिया ऑलवेज वेट है। मतलब आजकल बहुत सारे क्राफ्ट के लेवल पे, फिल्म मेकिंग के लेवल पे, कहानी सुनाने के लेवल पे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। जी सर, एक क्वेश्चन और, अभी संजय दत्त के साथ जस्टिस हुआ है, न्याय मिला है उनको, तो इस विषय में आप संजय दत्त के लिए कुछ कहना चाहिए? संजू बहुत ही खूबसूरत आदमी है, मैं बहुत खुश हूँ कि उस जो साबित हो गया कि जो हुआ और जो उसके बारे में लांछन लग रहे थे वो कितने गलत थे, ये बात साबित हो गई। जो सफ़र किया है संजू ने, बहुत कम लोगों ने किया है। मुझे लगता है उसके साथ कहीं कहीं अन्याय भी हुआ है। आई होप ही इज़ आउट ऑफ दिस मेस। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ही इज़ वन ऑफ द लवलीस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर मेट इन दिस इंडस्ट्री। वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल। He is really not what he was portrayed to be in this media. As far as to the best of my knowledge, he is a brilliant human being, and I hope he has a happy life from here on. I really wish. I mean, he's one rare person for whom, and I've only worked with him in one incomplete film, but my 1 week interaction with him was lovely. He's a beautiful man, and I wish him all the best.